नमस्कार, आप देख रहे हैं रामचंद्र न्यूज चैनल और मैं हूं बालकृष्ण वैष्णव। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक बयान जारी किया था। उसके बाद राजस्थान में की राजनीति में एक भूचाल आ गया है और उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक पीसी करके जनसंघर्ष यात्रा की ऐलान किया है, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है और राजस्थान के जो पायलट गुट के जो नेता है, समर्थक है, उनका अजमेर पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि 11 तारीख से जनसंघर्ष यात्रा का ऐलान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ विधायकों पर आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपए विधायकों ने लिए थे, जिसके चलते राजस्थान की राजनीति में एकाएक भूचाल आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर भी मदद करने का उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मेरी मदद की थी और जब मैं पीसीसी चीफ था उसमें मैंने तत्कालीन जो भैरव सिंह शेखावत सरकार थी उनकी मैंने मदद की थी। वही दूसरे वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को उनके खिलाफ एक साजिश बताया है और उन्होंने उनके बयान के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा कि मैंने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महंगाई कैंप राजाखेड़ा धौलपुर में दिए गए बयान के बाद राजस्थान की राजनीति ने एकाएक भूचाल आया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक पत्रकार वार्ता की है जयपुर में और उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि मैं अजमेर से जयपुर तक एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष पदयात्रा निकालूंगा और जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है और प्रदेश के कोने कोने से जो पायलट समर्थक है वो जनसंघर्ष यात्रा में हिस्सा लेने के लिए अजमेर पहुंच रहे हैं। ये हमारे 3 एमएलए आपका एमएलए शामिल है इसके अंदर। रोहित बोरा, चेतन टूडी जो डीडवाना का एमएलए अभी बैठे हैं यहाँ पर, और एक दानिश अबरार। ये 3 अगर साथ नहीं देते मेरा टाइम पे आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं मिलता आपको। बीजेपी जो है, बीजेपी कब्जा कर रही है कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। खरीद फरोख्त करके आप कल्पना कीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मिलेंगे, अच्छे एमएलए बिक जाते हैं। जिस प्रकार 3 सरकारें चली गई हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। इतने खतरनाक लोग ये लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र में इनका। पहले लोकतंत्र में मुखोटा पहने हुए लोग, और खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। तनाव है, हिंसा है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बैठे हुए हैं। इस सरकार की आलोचना सहन नहीं होती। हमारी सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, करोड़ रुपये खर्च किए गए। ये 3 साथी थे, चेतन टूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा। और जब 102 विधायक इकट्ठे हुए, इसमें आपके 2 विधायक और थे, गिरधार मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा। 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूँगा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर एमएलए पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम बजट के माध्यम से, जो मुझसे मांगा। मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया। भूलो और माफ़ करो, जो चले गए थे हमें छोड़ के, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश में डीएनए के अंदर है। देश का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए एक सा है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर चलती है। इसलिए मैंने सब बातें भूलने की कोशिश करी पूरी। और ये मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा ये भी हमारे साथ थे। बाद में हो सकता है कोई कांड हो गए होंगे, न्याय की गलती रहती है। तो मैं चाहूँगा न्याय भली हो, तुम्हारी मर्जी है, स्थिति ऐसी पैदा करो क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर
अभी हम 122 लोग हैं करीब, इंडिपेंडेंट है, हमारे बीएसपी के साथ ही आए थे 6 लोग वो हैं। मेरी भावना रहेगी, जो संकट आया था, कोरोना आया था, कोरोना के मुकाबले में बहुत शानदार तरीके से किया। आप सबको मालूम है, ऑक्सीजन से ज़्यादातर किसी को नहीं मरने दिया। हमने धर्मगुरुओं का साथ लिया, एक्टिविस्ट का एनजीओ के साथ लिया, आम जनता का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, सबने साथ दिया, कोई भूखा नहीं सोया। उस वक्त में घरों में बंद थे, तब भी हमने सबकी रक्षा करी। 35 लाख लोगों को मैंने घर बैठे को 5,500 रुपये भेजे थे, 4-5 बार करके किस्तों में, कोई तकलीफ नहीं पाई। शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत, ये केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने MLA को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो। आप लोग दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको, और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। मेरी ड्यूटी बनती है, तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूँ। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूँ और जिता के लाऊँ पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का, और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का। मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इस माहौल में हम चल रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से वापस सरकार बने हमारी। और मुझे उम्मीद है कि जो स्कीम मैंने बनाई है, महिला बैठी इतनी सारी, आपको मालूम है इन महिलाओं को मैं 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन, 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में बांटे जाएंगे। बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर। महिलाओं में सशक्तिकरण होगा, चीज़ें में बांटे के साथ करीबा मिल नहीं रहे हैं। स्मार्टफोन होंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। तमाम चिरंजीवी योजना का जो कार्ड बनवा रहे हैं 25 लाख वाला, उन सबको दिया जाएगा। ये बात कहता हूँ, मैंने कहा आपको कि मैं ये बहुत मुबारक मौका कि मैं आपके लोकप्रिय विधायक के क्षेत्र में आया हूँ। कोई बोला कि इसकी भीड़ देखी तो मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊँ कि आपका नुमाइंदा कितना खरा आदमी है। अगर टाइमली मुझे सूचना नहीं देते कि गद्दारी हो रही है, सूचना नहीं देते, और मैं अगर विश्वास में आया था तो सरकारी चली जाती है हमारी कल्पना के लिए। सरकार होने का, सरकार नहीं होने का कितना बड़ा फर्क है। सरकार बनी हुई है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, बजट पेश कर रहा हूँ, एक से शानदार योजना ला रहा हूँ, सब तारीफ करें। पूरे कंट्री में चर्चा है, राजस्थान के बजट की योजनाओं की चर्चा पूरे देश के अंदर। मैं अभी था कर्नाटक के अंदर, पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस का, सारी हमारी योजनाओं को उन्होंने जारी किया। और अल्टीमेटली कभी मोदी जी को भी हमारी राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट को भी लागू करना पड़ेगा कभी न कभी, ये पूरा पर यकीन है। जनता माफ़ नहीं करेगी उनको भी। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं,
बिल्कुल तो बनोगे तब राजस्थान की स्कीमों को केंद्र सरकार लागू करे, तब कह सकते हो हाँ हम 21वीं सेंचुरी में जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। लोग समझ नहीं पाए उस वक्त जो राजीव गांधी बोलते थे। आज क्रांति हो गई इस IT का। गवर्नेंस हमारी चल रही है, वो चल रही है IT बेस्ड चल रही है। बटन दबाओ DBT हो जाती है, बटन दबाओ फाइलें निकल जाती है, फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं होती। सारा काम IT बेस्ड शुरू हुआ। 80,000 मीटर लगे हुए हैं, 600 तरह की सेवाएं दी जा रही वहाँ पर। ये क्रांति है, ये क्रांति है आधुनिक युग की। इसलिए मैंने कहा कि सरकार बचा दी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ तीनों का। बार बार मैं कहता हूँ आपने समझदारी काम किया, पार्टी के साथ वफादारी रखी, पार्टी आपको कभी भूल नहीं सकती। मेरा बस चलता कि तीनों लड़के जो है नौजवान, तीनों मेरे साथ मंत्री बनते ही मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुझे दुख है कि मैं तीनों को इंडिपेंडेंट साथियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया सरकार बचाने के अंदर, 6 BSP लोगों को मेरा साथ दिया, मैं उनको कोई कई कारणों से, राजनीतिक कारण होते हैं, मैं उनको मंत्री नहीं बनवा पाया। असली हकदार वो थे जिन्होंने 102 ने मेरा साथ दिया। असली हकदार वो थे जिन्होंने मुझे 3 MLA ने मुझे सूचित किया टाइमली की बहुत बड़ी गद्दारी होने जा रही है। हकदार वो थे जो DSP के 6 लोग थे। हकदार वो थे जो 13 लोग हमारे इंडिपेंडेंट थे, उसमें 3 लोग चले भी गए आधे अधूरे, पर बाकी लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाके सरकार बची है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ दम टूक करके सेवा कर रहा हूँ, ये भावना मेरे अंदर है। मैं लंबी बात नहीं कहता था, आप सब पधारे, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 4 सीट हमारी धौलपुर की आप कामयाब करोगे। और हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की MLA आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है। आप देखिएगा जिस रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं PC का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, गौरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा, हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल जी। इनकी अंतरात्मा ने कहा मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। जो मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। कौन आते थे MLA के पास में, मुझे गर्व कहते हुए, और आम जनता ने कहा MLA को, अपने अपने MLA को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं करनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं,
चाहे शीशे की सुविधाएं हो, पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो। आप निश्चित रहो, राजस्थान सरकार मॉडल, राजस्थान मॉडल के रूप में उभर के आ रहा देश के अंदर। 30 हमारा विजन है और आप खुद देखेंगे इस बार सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, हमारी बहुमत से बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानीय हेमाराम जी 1980 से विधायक, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए।
पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं। 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा, और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माकन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40 पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो उस बात को दिखलाता है अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर उनका बखान करूं, ये शोभा नहीं देता, ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसीलिए मैं, आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन के इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, तो कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे
और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। पद यात्रा है, जन संघर्ष पद यात्रा 11 मई को मैं अजमेर से शुरू करूंगा और हम जयपुर आएंगे। लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है। जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इशू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूँ, उनके बीच जाकर, उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। ऐसा है, मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा, बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमज़ोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक इश्यूज़ पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ, जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हाथ जोड़ कर किया। अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूँ कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही। वो कह तो रहा हूँ मैं आपको। मैंने शुरू में कहा, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये यात्रा नौजवानों के पक्ष में है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है। और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे, तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। मैंने कहा है, हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं। अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले, उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में। मैंने कहा ना आपको शुरू में, भाई करप्शन तो कहीं पर भी हो, उसके विरुद्ध हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हम तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। उस पर हमें खरा उतरना है। और जो मुद्दे संज्ञान में आए थे, मैंने पूरा लिस्ट पिछली बार आपको किया था, उनमें से कहीं कहाँ कार्रवाई हुई है। भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने इतना कहा
कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कोई कारण तो होगा ना। जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूँ, सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कारण थे? वो कारण सामने आ गए अब। सर उसी भाषण में सर पायलट साहब उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि एआईसीसी से पैसा दिलवा देंगे। भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा ये इसका जब ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि इसने 1000 करोड़ खा गया, 10,000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर तथ्य प्रमाण किसी के पास है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं करी? और ये जो पैसे की बात है, जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज में पैसा नोट दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक इमेज भी कुछ होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, उनको हर चीज में अगर पैसा दिखता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एआईसीसी का मैं 3 साल से बातों को सुन रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है। अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी। इंतजार किस बात का है? और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, समझना चाहिए उनकी 30, 40, 50 साल की राजनीति है। हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं, पब्लिक के सामने काम किया है। अगर कोई उंगली उठा सकता है, बता दे हमारे को। इस तरह के आरोप लगाने से, सुन ले मेरी बात, अरे मैं कह रहा हूं, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने? ये आरोप लगाना, सुनिए मेरी बात, विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर, जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जी जिनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेंगे 6 महीने के बाद। इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना कोई बहुत गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसका क्या करें? मैं कह रहा हूँ ना, एक तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार गिरा रही थी, दूसरा आरोप, दूसरी बात कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार बचा रही थी। तो मैं समझ नहीं बोलना क्या चाह रहे हैं, कौन गिरा रहा था, कौन बचा रहा था? हमारा सब समझौता दिल्ली में हो गया, कमेटी ने निर्णय ले लिया, हम सब समझौते के बाद जयपुर आए, सदन में पेश हुए, हम सब ने एक स्वर से अपनी सरकार का समर्थन किया, हर मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, राज्यसभा का चुनाव हो, मध्य विभाजन हो, हर जगह 2.5 साल से हम सब लोगों ने अपनी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रखा। मैं तमाम अपनी आलोचना सुनने के बाद जो मुझे कहा, आप सब जानते हैं। मैं भी तर्क दे सकता था, जवाब दे सकता था, लेकिन शासन में रहा, मुझे पार्टी की चिंता है, सरकार की चिंता है, इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन इस प्रकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई किसी का चरित्र हनन करेगा तो उसका जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। मैं यात्रा निकाल रहा हूँ पब्लिक इश्यूज को लेकर, और मैंने कहा ना, अगर कोई चाहता है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उस कोशिश को हम नाकाम करेंगे।